हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सत्ता के नए केंद्रों के ऊपर। आज हम बात करेंगे। तो जब सत्ता की हम बात करते हैं, सत्ता के नए केंद्रों के ऊपर, तो इस टॉपिक में हम किन किन चीज़ों को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा देखने का काम करेंगे क्लास। देखो, इस चैप्टर में हमें जो जो चीज़ें पढ़नी है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हमें पढ़ने को मिलेगा संगठन, जैसे कि यूरोपीय संघ पढ़ने को मिलेगा, आसियान है, सार्क है, ब्रिक्स है, आपका फिर रूस है, चीन है, इजराइल है, भारत है, जापान है और दक्षिण कोरिया है। ऐसे देशों को हम इस टॉपिक में पूरे विस्तार से जानेंगे, मतलब कि विस्तार से नहीं, हमारा बस ओवरव्यू होगा। हम इसमें ये चेक करेंगे कि हमने जितना भी पढ़ लिया उसको रिवीजन करेंगे और इसके बेसिस पर आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेंगे। जरा देखते हैं इसके बारे में। तो देखो, कहता है क्या, सत्ता के नए केंद्र। जब बात करते हैं सत्ता के नए केंद्र के बारे में, तो सत्ता के नए नए केंद्रों की जब स्थापना हुई तो संगठन और राष्ट्र, मतलब कि कौन कौन से संगठनों की स्थापना हुई और कौन कौन से राष्ट्र थे जो इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सत्ता के नए केंद्रों को बनाने में। तो पहले देखा जाए हमारे पास संगठन के बारे में, तो वह है यूरोपीय संघ है, आसियान है, ब्रिक्स है और दक्षेस है। ये चार संगठन हमारे पास इसमें हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा, यदि राष्ट्रों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर रूस है, चीन है, इजराइल है, भारत है, जापान है और दक्षिण कोरिया है। ऐसे राष्ट्रों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात हमारे पास आता है सत्ता के नए केंद्र का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे कहता है, आगे आइए देखते हैं। कहता है कि शीत युद्ध के बाद विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठनों तथा देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो कह रहा है ना कि शीत युद्ध के बाद विश्व में, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे संगठन है जिसने देश के प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब यह हुआ कि पूरे वर्ल्ड में इनका जो इम्पैक्ट था वो बड़े स्केल पर हमें देखने को मिलता है। कुछ किस रूप में, तो राजनीतिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तौर पर इनकी भूमिका देखने को मिलती है। अब चालू करते हैं आगे। तो कहता है यहाँ पर क्या कहता है कि जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि यह संगठन देश अमेरिका की एक ध्रुवीयता के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो हमने संगठन बात किए, जैसे कि हमने जो ऊपर संगठन बात किया, ये सारे संगठन जो थे वह एक्चुअल में किनके खिलाफ बनाए जा रहे थे। तो ये बनाया जा रहा था यूएसए के खिलाफ, इन्हें बनाया जा रहा था, इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि जो एक ध्रुवीय विश्व है उसको हम कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके, इसके लिए इसे बनाया जा रहा था। आगे कहता है कि विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। अब हमने जब बना दिया, जैसे कि यूरोपीय संघ बनाया, आसियान बनाया, साप्टा बनाया, तो बनाए जाने के बाद हमने ये देखा कि पूरे वर्ल्ड में जो राजनीति का हब है अमेरिका, आर्थिक का हब है अमेरिका, तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। इसी के लिए हमने इस समय काफी सारे संगठनों की स्थापना किया। आइए देखते हैं पहले संगठन के बारे में, जिसमें हमारा है यूरोपीय संघ। आइए बात करते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। तो यूरोपीय संघ के बारे में कहता है कि अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मार्शल योजना से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके आते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि मार्शल योजना क्या है, किसके लिए लाया गया। जैसे देखा जाए मार्शल योजना क्या है, तो ये यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए लाई गई एक योजना है जिसे अमेरिका ने लेकर के आया था। कहाँ लाया गया, यूरोपीय संघ के अंतर लाया गया, मतलब कि यूरोप के देशों को, व्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए लाया गया था। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। कब, 1948 में। तो मार्शल योजना को जो बनाया गया वो 1948 के अंदर बनाया गया। किसके तहत बनाया गया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना के तहत बनाया गया। तो ये जो पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 1 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्टली आपके पूछे जाते हैं। प्री बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा भी गया था। इसमें कहता है कि जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई।
1957 में 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटॉमिक एनर्जी या ऊर्जा समुदाय का गठन किया गया। अब देखो ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे डायरेक्टली, और वो ये आएगा कि हमारे पास ये जो संस्था है ना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमिक या एटमिक ऊर्जा समुदाय, इनका गठन कब किया गया? 1957 में किया गया। किनके द्वारा किया गया? रोम की संधि के माध्यम से किया गया। किन किन देशों ने पार्टिसिपेट किया? फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने मिल करके सारे काम किए थे। आगे इसमें देखा जाए तो कहता है क्या, इसमें आगे कहता है कि जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। अब देखो, यूरोप की पार्लियामेंट को कब बनाया गया? जून 1979 में बनाया गया। अब यहाँ से एक टॉपिक और भी जुड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि इसी समय 1979 के टाइम में ही एक और काम हुआ था, वो था यूएसएसआर के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेयर करना। ये भी एक बहुत ही मेजर काम इसमें देखने को मिल जाता है। फिर आता है फरवरी 1992 में मजिस्ट्रेट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आता है। ये जो 1-1 नंबर के एमसीक्यू है ना, इससे तो आप समझो कि चाट जाओ, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर कि फरवरी 1992 में मजिस्ट्रेट संधि, तो जो मजिस्ट्रेट संधि हुई थी 1992 के टाइम में, इसी के माध्यम से यूरोपीय संघ का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे। इसमें देखा जाए तो अभी के टाइम में यूरोपीय संघ में कितने मेंबर है? 27 मेंबर अभी के टाइम में देखने को मिल जाते हैं। आइए बात करते हैं यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बारे में, कौन कौन से इसके सदस्य देश है। तो देखो, हम इसको बांट सकते हैं 2 रूपों में। पहला तो न्यू कंट्री होगी और दूसरा होगी ओल्ड कंट्री। तो पुराने कौन कौन से देश थे? तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्पेन, ये सारी कंट्री कौन थी? पुरानी कंट्री के तौर पर जानी जाती है। लेकिन नई कंट्री की बात करते हैं तो नई कंट्री कौन कौन सी थी? तो वो था एस्टोनिया था, लाटविया था, लिथुआनिया था, पोलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, स्लोवेनिया, ये सभी के सभी नए देश थे जो इसमें शामिल होते हैं। लेकिन एक खास बात, शुरुआती टाइम में ब्रिटेन इसमें शामिल था, लेकिन बाद में ब्रिटेन इससे अलग हो जाता है। तो ब्रिटेन कब अलग होता है? देखो, यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह कराया गया और इसे ब्रेग्जिट कहा गया। ब्रेग्जिट क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेग्जिट क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। कहता है कि जनवरी 2020 में ये यूरोपीय संघ से अलग हो गया और ये पुराने सदस्यों में से एक सदस्य देश था। तो देखो, 2020 में कौन सा देश यूरोपीय संघ से अलग हुआ? तो वो ब्रिटेन था। और ब्रिटेन जब अलग होता है तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ब्रेग्जिट कहते हैं। ब्रेग्जिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलते आगे। कहता है कि यूरोपीय संघ बनाया गया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कहता है कि यूरोपीय संघ बनाए जाने के मुख्य उद्देश्य थे एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति को बढ़ावा देना। देखो, एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति मतलब कि पूरे देश की एक ही नीति होगी, एक ही पॉलिसी होगी। दूसरा कहता है आंतरिक मामले। अब आंतरिक मामले और न्याय से जुड़े मामले पर सहयोग करना। अब जैसे कि 2 देशों के बीच में कोई झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, तो उसका समाधान कौन करेगा? इसके समाधान की समस्या की पूरी जिम्मेदारी किसके पास होगी? तो वह यूरोपीय संघ के पास होगी। किसके पास होगी? तो यूरोपीय यूनियन के पास होगी और वही इसे सॉल्व करने का काम करेगा। कहता है एक समान मुद्रा का चलन। अब देखो, यहाँ पर मुद्रा की यदि बात आती है तो पूरे कंट्री मतलब कि पूरे यूरोपीय संघ के अंदर एक ही मुद्रा चलती है, एक ही मुद्रा चलती है, रूबल चलती है, और वही वहाँ की पूरी करेंसी है। तो एक मुद्रा चलने से फायदा ये होता है कि लेन देन में आसानी होती है, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है, कम्युनिकेशन में आसानी होती है, और व्यापार करने के मामले में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ना तो किसी को ज़्यादा बर्डन पड़ता है, ना कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के काफ़ी मुक्त बीज अच्छा माना गया ये। कहता है वीजा मुक्त आवागमन। अब ये वीजा क्या होता है? वीजा मतलब कि कहीं जाते हैं, आते हैं, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसे वीजा कहते हैं। अब आपको जाने आने के लिए वीजा नहीं लगेगा,
आप किसी भी सहयोगी देश में आसानी से जा सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं। जाने आने में किसी तरह कोई रोक टोक नहीं होगा, बिना किसी भेदभाव के आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। यूरोपीय संघ की विशेषता। अब यूरोपीय संघ की क्या क्या विशेषता है इसमें? तो पहला कहता है कि जो यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। देखो, यूरोपीय संघ जो था ना, वो पहले यूरोप के सभी देशों को इकोनॉमिकल सपोर्ट किया करता था, लेकिन बाद में जब देखा गया कि राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, घमासान हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, तो फिर हमने उसको राजनीतिक रूप से बदल दिया। अब ये राजनीतिक दर्जा ले चुका है, राजनीतिक रूप ले चुका है। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। इसमें देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या? नेक्स्ट पॉइंट इसकी जो विशेषता कह रहा है वो है यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र की तरह कार्य करने लगा। तो यूरोपीय संघ जो है वो एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? क्योंकि पूरा पूरा जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन, इसमें 27 देश है और सभी देशों के लिए एक ही रूल ऑफ लॉ होता है। ये क्या कर रहा है? एक विशाल राज्य की तरह काम कर रहा है। फिर कहता है कि इसका अपना झंडा होता है, राष्ट्रगान होता है, इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है, इसकी अपनी मुद्रा होती है। अब पूरे देश का यदि एक ही मुद्रा है तो वो समझिए कि एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश के तौर पर काम कर रहा है। अन्य देशों के साथ संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश नीति, सुरक्षा नीति बना ली है। लेकिन इनकी जो सुरक्षा नीति है, विदेश नीति है, विश्व में काफी बड़े स्केल पर फैल रही है। अब इसका जो यूरोपीय संघ का झंडा है उसमें 12 सोने के सितारे दिखाई पड़ते हैं। वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था, जो हमारे पास यूरोपीय संघ का झंडा है वह किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वह रिप्रेजेंट करता है पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप। इसका मतलब होता है उन सभी देशों के बीच में अपने सहयोगियों को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, उससे आगे लेके जाना। ऐसे कई सारे काम इनके अंदर शामिल किए जाते हैं। कितने सिक्के हैं, कितने सोने के सितारे हैं? 12 सोने के सितारे हैं, जो इस प्रकार की चीजों के बारे में बताने का काम करता है। आइए बात करते हैं आगे। कह रहे यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण विशेषता या कारक कौन कौन सी है? तो ये कुछ मेजर पॉइंट है। कहता है 2005 में ये दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज्यादा है, मतलब कि इसका जो जीडीपी है वह जीडीपी यूएसए से भी क्या है? ज्यादा है, काफी ज्यादा है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा है, क्योंकि यूरो की जो एक यूरो का जो कीमत होता है वह $1 की कीमत से काफ़ी ज़्यादा होता है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब कि यदि अमेरिका का यूएसए का 1 है तो यूरोपीय यूनियन का कितना होगा? तो 3 टाइम्स होगा, 3 गुना ज़्यादा है। कहता है इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभुत्व यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी है। देखो, ये मामले में अभी देखा जाए यूएसए, तो यूएसए जो है अभी बड़े मामले पर, ये भी बहुत बड़े स्तर पर है। लेकिन यहाँ पर जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन है, वह अभी इससे मामले को कवर कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से कवर नहीं कर पाया है। यह विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम कहते हैं WTO कहते हैं, के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसके माध्यम से ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अंदर होने वाले ट्रेड को बहुत हद तक मैनिपुलेट करता है। कहता है इसका एक सदस्य देश फ्रांस जो है वह यूएनएससी में है। यूएनएससी जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, इसके अंदर इसका देश शामिल है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। यदि यूएसए ने या रसिया ने किसी टाइप की चीज़ों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट कर दिया तो यूएनएससी के अंदर, सुरक्षा परिषद के अंदर, फ्रांस उसको रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है। फिर कहता है यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों पर दखल देने में सक्षम माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाती है यूएसए के मुकाबले। ये काफ़ी मेजर पॉइंट देखने को मिल गया। अब यहाँ पर आ जाता है कि यूरोपीय संघ की कमजोरियाँ या सीमाएं कौन कौन सी होती है। तो इसके सदस्य देशों की अपनी कुछ विदेश नीति और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ होती है। जैसे कि इराक पर हमला करने के मामले में, जब इराक पर हमला किया गया तो कुछ देशों ने कहा कि नहीं, ये दूसरे कंट्री के मामले में इंटरफेयर है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के ये लोग के बीच में कुछ कुछ मुद्दे पर घमासान होता रहता है। फिर आगे कहता है क्या? कहता है कि यूरोप के कुछ देशों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लगाकर नाराजगी है, क्योंकि यूरोप में जो यूरो चलता है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारी करेंसी होनी चाहिए, अपनी खुद की करेंसी होनी चाहिए। तो कहना चाहिए इस मुद्दे को लेकर के नाराजगी देखने को मिलती रहती है। फिर आता है हमारे पास डेनमार्क होता है। डेनमार्क, स्वीडन,
इसमें मजिस्ट्रेट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया गया। मतलब कि ये दो देश कहते हैं कि नहीं, हमें इस संधि के माध्यम से यूरोप की मुद्रा यूरो को मानना नहीं है, हमें अपनी अलग करेंसी चलानी है, ऐसा इनका मानना होता है। अगला कहते हैं क्या यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे, जैसे कि नाटो की भी हम बात कर लेते हैं। तो जो नाटो था, नाटो के माध्यम से काफी कुछ देश इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नाटो में शामिल होने के कारण, बल्कि अमेरिका में शामिल होने के कारण यूरोपीय संघ का जो प्रभुत्व है कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखाई पड़ता है। पांचवा पॉइंट कहता है कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय लिया, जिसे ब्रेग्जिट कहा गया, और ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, बल्कि वह एक स्वतंत्र देश के तौर पर शामिल किया जाता है। तो क्लास आज के टॉपिक में हमने यहाँ पर बात कर लिया यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय संघ की विशेषता के बारे में बात कर लिया, उसके गठन के उद्देश्य के बारे में बात कर लिया, सदस्य देशों के बारे में बात कर लिया, उसकी स्थापना कैसे की गई उसके बारे में बात कर लिया। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रहने देते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, हम यहाँ पर आसियान के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में आसियान या दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन के बारे में बात करेंगे। क्या वो कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।